in cell cycle most of the time occupied during the preparation for division. This is known as growth phase, मतलब कि इंटरफेज। तो पूरा सेल साइकिल जो चलता है उसमें से 95% से ज़्यादा वक्त जो लगता है वो सेल डिवीज़न की तैयारी कर रही होती है उसमें लगता है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। जब सेल एक्चुअली डिवाइड होने से पहले सेल डिवाइड होने की तैयारी कर रही होती है, अपने अंदर का सारा ऑर्गेनिक को, सारे कंटेंट को डबल कर रही होती है, तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज या कह सकते हैं ग्रोथ फेज। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब, मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, और ये है लेक्चर नंबर 1। तो मेरे साथ बने रहिए, लेक्चर का पूरा देखिए तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। तो सेल साइकिल सेल डिवीज़न NCERT क्लास 11th यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 है, और ये है लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अपने, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। और नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप से, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें, और टेस्ट भी देना है तो टेस्ट वगैरह सब कुछ मैं अरेंज कराता हूँ सब टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप आ जाएं। तो ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से देख लें आप, एवरीथिंग इज़ फ्री हियर। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री देने मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। बस आपको मेरे टेलीग्राम पे आना है, वहाँ पर मैं कराता हूँ। अलग से मैंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, तो टेलीग्राम पे मैं सब कुछ करवाता हूँ। टेलीग्राम पे मेरे चैनल का नेम है नीट 11-12 बायोलॉजी क्लासेस सेशन 2021 बाय JRF ऑनलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑल सेल, जितना भी सेल्स है, कोई भी सेल है इस दुनिया में, जो भी सेल है, जब वो रिप्रोडक्शन करती है तो वो क्या करती है? तो कोई भी सेल जब रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोड्यूस करती है, तो वो डिवाइड हो जाती है 2 हिस्से में। ठीक है, कोई भी सेल रिप्रोड्यूस करती है तो वो क्या करती है, वो रिप्रोड्यूस करती है 2 हिस्से में अपने आप को डिवाइड करके। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कि पेरेंटल सेल है, कोई ये पेरेंटल सेल है, और ये सेल जब रिप्रोड्यूस करेगी तो ये सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेरेंटल सेल हो गया, और ये डॉटर सेल। ये क्या, जो डिवाइड होने के बाद जो नया सेल आया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डॉटर सेल। ठीक है, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. अब फिर क्या हुआ, ये जो डॉटर सेल जो आया, ये डॉटर सेल आया, ये डॉटर सेल फिर ग्रो करेगा, अपने में बड़ा होगा, इस तरीके से ग्रो करेगा, फिर बड़ा हो जाएगा डॉटर सेल। ठीक है, और बड़ा होने के बाद फिर से ये अपने प्रोजेनी में डिवाइड होगा, फिर से डिवाइड होगा 2 हिस्सों में। ठीक है, इन अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ए मिलियन ऑफ सेल। तो ये जो सीरीज है डिवाइड होने की, पेरेंटल सेल डिवाइड हुआ, डॉटर सेल तैयार हुआ, फिर डॉटर सेल ग्रो करेगा, पेरेंटल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा,
और फिर वो डिवाइड करके डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिलसिला जो चलता रहेगा और एक सिंगल सेल जो है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ सेल मौजूद होंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे। अब बात करते हैं सेल साइकिल की। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और सेल का ग्रोथ भी होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा और डीएनए और सेल ग्रोथ भी होगा। ऑल दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन and cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, एक सेल का डिवाइड होना, डीएनए का रेप्लिकेट करना, सेल का ग्रोथ होना, ये सारा तीनों प्रोसेस जो, ये सारी प्रोसेस जो है एक कोऑर्डिनेट वे में होती है, एक के बाद एक प्रोसेस होती है। ठीक है, सारी प्रोसेस एक साथ नहीं होती, ये सारी प्रोसेस एक कोऑर्डिनेट वे में एक के बाद एक होती है। ठीक है, पहले सेल ग्रो करेगी, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर सेल डिवाइड करती है। ठीक है, फिर जा करके प्रोजेनी सेल बनता है। तो ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेट वे में इसलिए होता है ताकि जो नई प्रोजेनी सेल बनेगी, जो नई डॉटर सेल बन के आएगी, उस सेल में भी उतना अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, उतना सारा सब्सटेंसेस, उतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी चीज़ें पेरेंटल सेल में थी। नहीं तो वो सेल, जो प्रोजेनी सेल जो आएगी, वो नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगी वो। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेट वे में होती है। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the outer constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle। तो एक सीक्वेंस होता है इवेंट सबका, जितना जो इवेंट्स है, सेल का डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, तो जितने भी सारे इवेंट जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, जिस सीक्वेंस में सेल जो है अपने अंदर का सारा कंस्टिट्यूएंट को डिवाइड करता है और डुप्लीकेट कर लेता है, डबल कर लेता है, ताकि जो नई सेल बन सके उसमें सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए सेल क्या करता है, एक सीक्वेंस सारे इवेंट को कराता है, जिसमें सेल के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो डबल हो जाती है, डुप्लीकेट हो जाती है, डबल हो जाती है, फिर डॉटर सेल बनता है। वो सारे जो चीज़ें डुप्लीकेट हुई है वो क्या होगी, प्रोजेनी सेल में चली जाएगी। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होगा, डॉटर सेल जो है बनेगी और इसको हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। पूरे प्रोसेस हम बात करेंगे, अभी बेसिक बात कर रहे हैं, सब डिटेल में बात करेंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा आपको। Although cell growth in term of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occur only during one specific stage in the cell cycle। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि सेल का ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म का बढ़ना। जैसे एक सेल इतनी बड़ी है, पहले ये सेल डिवाइड होने से पहले ये सेल क्या होगी, ग्रो करके थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब सेल का साइटोप्लाज्मिक एरिया क्या हुआ, बड़ा हो गया। ठीक है, तो सेल का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक सेल डिवाइड नहीं हो जाती तब तक सेल जो कंटिन्यूअसली ग्रो होती जाती है, तब तक सेल का जो साइटोप्लाज्म का साइज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस जो होता है इस सेल ग्रोथ के दौरान एक ख़ास स्टेज में होता है। ठीक है, जब सेल ग्रो कर रही होती है तो सेल के ग्रो करने के दौरान एक ख़ास स्टेज आता है, जिस स्टेज में सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं एस फेज। क्या बोलते हैं, एस फेज बोलते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं सिंथेसिस फेज। तो सेल साइकिल के दौरान सेल का ग्रोथ जो होता ही रहता है, लेकिन उसी के दौरान एक खास स्टेज आती है जिसको एस फेज बोलते हैं,
जिसमें सेल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जिसमें द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो क्रोमोसोम जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो क्या होगा कि अब डॉटर न्यूक्लियाई मतलब जो नई सेल बनेगी, जो नया न्यूक्लियस बनेगा, उसमें वो रेप्लिकेटेड डीएनए जो है चला जाता है। ठीक है, दीज इवेंट्स आर देम्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारा इवेंट जो है जेनेटिक कंट्रोल में होता है। जो रेप्लिकेटेड हुआ, जो क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम तैयार हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेटेड डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियाई मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फेज ऑफ सेल साइकिल। इन सेल साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्युपाइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। दिस इज नोन एज ग्रोथ फेज या इंटरफेज। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ शुरू होता है फेज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल के दौरान जो सबसे ज़्यादा टाइम पूरे सेल साइकिल का जो खर्च होता है, पूरे सेल साइकिल का जो सबसे ज़्यादा टाइम खर्च होता है, वो टाइम जो होता है इंटरफेज का होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड करती है, अलग होती है, तो वो बस बहुत कुछ ही वक्त का, मतलब कि बहुत कम वक्त लगता है सेल को डिवाइड होने में। लेकिन जब सेल डिवाइड होने से पहले, जब सेल डिवीज़न की तैयारी कर रही होती है, तो उस वाले स्टेज को बोलते हैं हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, तो या उसको हम ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं। तो सेल जो है डिवीज़न के लिए तैयारी कर रही होती है। सेल डिवीज़न से पहले, एक्चुअल सेल के डिवाइड होने से पहले, जब सेल डिवीज़न के लिए तैयारी कर रही होती है, सेल का साइज बढ़ रहा होता है, सेल के अंदर सारी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसका डुप्लीकेशन हो रहा होता है, उस वक्त को बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। बिफोर डिवाइडिंग ए सेल मस्ट डबल इट्स मास and duplicate its contents so that new daughter cells contain all the components in the required amount which are needed to begin the life। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो एक सेल डिवाइड होने से पहले अपने अंदर जितना भी कंस्टिट्यूएंट है सबको डबल कर लेती है। क्या करती है? सबको डबल कर लेती है, ताकि जो नई डॉटर सेल बने उसको उतना सारा सेल ऑर्गेनिल और उतनी सारी चीज़ें मिल सके इक्वल एक इनफ अमाउंट में, ताकि जो नई डॉटर सेल आए उसको लाइफ शुरू करने में आसानी हो। ठीक है, आ रहा समझ में? जैसे कि हम लोग ही हैं, तो हम लोग ही हैं, तो एक बच्चा जो है उसकी जब डिलीवरी होती है तो वो बाहर आता है, तो 9 मंथ के बाद ही वो बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा होता है स्टोमक के अंदर, वो बच्चे के डेवलपमेंट का हो रहा होता है। जब तक सारा ऑर्गेन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं कर जाता, तब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती बाहर। जस्ट उसी तरह सेल तब तक डिवाइड नहीं करती है जब तक सारी सेल ऑर्गेनिल जो है सारी चीज़ें जो है सेल के लिए तैयार नहीं हो जाती पेरेंटल सेल में, तब तक सेल डिवाइड नहीं करती। ठीक है, आ रहा समझ में? When the cell divides, this is known as division phase, M phase। जब इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है, सारी सेल ऑर्गेनिल डुप्लीकेट हो जाती है, सब सारी चीज़ों का डुप्लीकेशन हो जाता है, तो उसके बाद जब एक्चुअली सेल डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं डिवीजन फेज या बोलते हैं एम फेज। ठीक है, देखिए ये जो है NCERT का फिगर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फेज है वो है इंटरफेस, यहाँ से यहाँ तक क्या है? एम फेज। इंटरफेस के अंदर भी बहुत सारे सब फेजेस आते हैं और एम फेज का भी अंदर सब फेजेस होते हैं। तो बात करेंगे हम लोग एक एक करके सब पे। सेल साइकिल के अंदर 4 फेज होते हैं टोटल की बता रहा हूँ। मेन फेज जो होता है इंटरफेज और एम फेज। जो मेन फेज है इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के अंदर 3 फेज आते हैं, ये आते हैं। ठीक है,
इंटरफेज के अंदर 3 सब फेज आते हैं, वो है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, इंटरफेज के अंदर जो 3 फेज आते हैं वो होता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और ये है M फेज। M फेज के अंदर भी फेज सब फेजेस आते हैं, वो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो सब पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। A typical eukaryotic cell is illustrated by human cell in a culture. These cells divide once approximately every 24 hours. तो यहाँ बात किया जा रहा है कि ह्यूमन सेल लिया गया जो कि एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन बीइंग का सेल। तो क्या किया गया कि इसको कल्चर कराया गया लेबोरेटरी में। तो कल्चर जब कराया गया तो देखा गया कि इसका डिवाइड होने का टाइमिंग कितना है। ह्यूमन बीइंग का जो सेल है वो सेल अपना सेल साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है। तो देखा गया अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर, मतलब 24 घंटे लगाती है एक सेल अपने को डिवाइड करने में। ठीक है, लेकिन सेल साइकिल जो कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। तो सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग हो सकता है, या अलग अलग सेल टाइप में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में अलग हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल में अलग हो सकता है। चलो यीस्ट की बात करते हैं। ठीक है, यीस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू दिस सेल साइकिल इज ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो यीस्ट जो है वो 90 मिनट में डिवाइड कर सकता है। तो यीस्ट जो है अपना सेल साइकिल कंप्लीट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यीस्ट का सेल साइकिल का टाइम क्या है, 90 मिनट्स। सेल साइकिल डिवाइड किया गया है 2 बेसिक फेज में, इंटरफेज और एम फेज, मतलब माइटोसिस फेज। ठीक है, इसको माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। तो एम फेज और इंटरफेज 2 बेसिक फेज है सेल साइकिल का। एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। एम फेज जो है वो फेज है जब एक्चुअली सेल डिवाइड हो रही होती है सच में, और इंटरफेज जो होता है 2 एम फेज के बीच का फेज है, या इंटरफेज जो है क्या है, इंटरफेज जब सेल डिवीजन तैयारी कर रही होती है वो फेज है। देखिए कैसे समझाता हूं मैं आपको। मान ली कि सेल यहाँ पर डिवाइड हो गई, 2 हिस्से में डिवाइड हो रही है, तो ये हो गया एम फेज। ठीक है, डिवाइड होने के बाद नई सेल आई, अब ये सेल ग्रो करेगी, फिर उसके बाद डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये भी एम फेज, जब सेल डिवाइड करी एम फेज। जब सेल ग्रो कर रही थी क्या बोल रहे थे, इंटरफेज। तो देखिए एक एम फेज दूसरा एम फेज, 2 एम फेज के बीच में है ना इंटरफेज, 2 एम फेज के बीच में है इंटरफेज, यहां से यहां तक इंटरफेज है। ठीक है, आ रहा समझ में। सेल डिवाइड की, फिर ग्रो की, फिर डिवाइड की, तो ग्रो करने वाला फेज क्या हुआ, इंटरफेज। डिवाइड की, एम फेज। सेल ग्रो की, इंटरफेज। सेल डिवाइड की, फिर एम फेज। फिर सेल क्या होगा, ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी, फिर ग्रो करेगी, फिर डिवाइड करेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 एम फेज के बीच में एक इंटरफेज है। वही बात यहाँ पे कह रहा है इस जगह पे, बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज इंटरफेज आता है। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper last for only about an hour। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग का सेल है, ठीक है, पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होने में कितना लगता है उसको, 24 आवर। ठीक है, लेकिन 24 आवर का 95% हिस्सा जो होता है ना वो इंटरफेस में जाता है, लेकिन सिर्फ 5% हिस्सा जो होता है वो एम फेज में जाता है। मतलब पूरा मैक्सिमम 95% टाइम जो 24 आवर का वो सेल अपने डिवीजन की तैयारी में लगा देती है, इंटरफेज में लगा देती है। लेकिन जब एक्चुअली सेल डिवाइड होता है तो बहुत कम वक्त लगता है। ठीक है,
तो वहाँ पे आप निकाल लीजिए 24 आवर का 95%, ठीक है। जो आएगा वो होगा, वो क्या होगा, इंटरफेस का टाइमिंग। अब 5% 24 आवर का निकाल लीजिए, वो होगा एम फेस का टाइमिंग। ह्यूमन सेल के बारे में बता रहा हूँ मैं। देख लीजिए, इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। देखिए इस फिगर को ध्यान से, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इंटरफेस, और ये जो क्या है, ये जो है एम फेस है। देख सकते हैं the M phase starts with nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually ends with the division of cytoplasm cytokinesis। देखिए M phase कब शुरू होता है, जैसे ही जब सेल डिवाइड करने के बाद पूरी तरह से ग्रो हो गई, या कह सकते हैं सेल ने अपने अंदर का सारा कंस्टिट्यूएंट को डबल कर लिया पूरी तरह से, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा, पहले क्या होगा, न्यूक्लियस से डिवाइड होगा इस टाइप से। न्यूक्लियस के डिवीजन में क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म सब डिवाइड होगा ऐसे, तो दो सेल अलग अलग हो जाएगी, इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। देखिए जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू होता है तो बोलेंगे एम फेज स्टार्ट हुआ, एम फेज का वो स्टार्टिंग था। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन जैसे ही शुरू होता है वो होगा एम फेज का एंडिंग, ठीक है। द इंटरफेस थाउ कॉल्ड रेस्टिंग फेज is the time during which cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस वो टाइम है जब सेल जो है प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन के लिए, ठीक है, जिसमें सेल का ग्रोथ भी हो रहा होता है, इंटरफेस दौरान सेल का ग्रोथ भी हो रहा होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा होता है, ठीक है, एक ऑर्डरली वे में। इंटरफेस को डिवाइड किया गया है 3 फर्दर फेजेस में, सब फेजेस। इंटरफेस के अंदर भी 3 सब फेजेस होते हैं, एक होता है G1 फेज या गैप 1, G2 फेज और S फेज। तो पहले आता है G1 फेज, ठीक है, फिर आता है S फेज, मतलब जब सेल के अंदर जो डीएनए उसका रेप्लिकेशन होता है वो होता है एस फेज। फिर आता है G2 फेज, गैप 2 फेज, G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है। आया समझ में, याद रखिएगा, G1 फेज, एस फेज, G2 सबके बारे में बात करेंगे हम लोग एक एक करके सब पे। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज या उसको माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं। तो एम फेज में क्या होता है, कैरोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। जब न्यूक्लियस जो है 2 तरीके से डिवाइड कर सकती है, ठीक है, माइटोसिस करके भी न्यूक्लियस डिवाइड कर सकती है और मियोसिस करके न्यूक्लियस डिवाइड कर सकता है। अब क्या मतलब इसका माइटोसिस मियोसिस का, देखिए न्यूक्लियस डिवाइड किया, ये मान लें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस के अंदर 2n क्रोमोसोम था। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने में जो नया न्यूक्लियस बना 2 ठो, उसके अंदर भी 2n क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस डिवीजन को बोलेंगे माइटोसिस, मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो है मेंटेन है, आधा नहीं हुआ। जब न्यूक्लियस आधा हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं हुआ, ठीक है, मेंटेन रहा। पेरेंटल न्यूक्लियस में भी 2n था क्रोमोसोम, डॉटर न्यूक्लियस आया उसमें भी 2n है क्रोमोसोम। लेकिन जब मियोसिस होगा तो क्या होगा कि पेरेंटल न्यूक्लियस 2 में 2n क्रोमोसोम था, डिवाइड होने के बाद जो नई डॉटर सेल आई उसमें सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, तो ये होगा मियोसिस, ठीक है। अब आता है साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस जो होती है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है सेल फरो मेथड, एक होता है सेल प्लेट मेथड। सेल फरो मेथड एनिमल सेल में होता है और सेल प्लेट मेथड प्लांट सेल में होता है। तो सब पे बात करेंगे, घबराने की दिक्कत बात नहीं है, ठीक है।
तो लेक्चर का ख़त्म होता है यहाँ पे। ये था लेक्चर नंबर 1। प्लीज़ पूरा देखिए लेक्चर को और स्किप मत करिए, सब कुछ आपको डिटेल समझ में आएगा। क्वेश्चन जो भी इस लेक्चर से बनेंगे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप आकर सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसे नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हैं, पैसे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में।